आइए, ऐसे में मिड कैप स्टॉक्स पर ही फोकस करने का वक्त है। SPL मिड कैप स्टॉक्स, हमारे दो खास हमारे साथ है तैयार। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाजार के जाने माने एक्सपर्ट हेमांग जानी साहब और आनंद राठी सिक्योरिटीज से मेहुल कोठारी साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हेमांग सर, शुरुआत आप करें, बताएं सर आज के लिए आपने कौन सा स्टॉक पसंद किया है लॉन्ग टर्म पिक के दौरान? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दी पैनल मेंबर्स एंड व्यूअर्स। सो एसपीएल मिड कैप में मेरी जो पहली पिक है लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से वो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट। टारगेट प्राइस रहेगा 4300 का। तो ये स्टॉक के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं और अभी बताने का ऑब्जेक्टिव ये है कि अभी जो ईवी पॉलिसी की जो बात है उसमें ये कंपनी को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि क्लीन मोबिलिटी के क्षेत्र में ये कंपनी ने काफी अच्छे प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस भी किए हैं और अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको भी एक्सपैंड किया है। ईवी बिजनेस के लिए कंपनी ने फंड रेज भी किया है और जो बाकी बिजनेस है साइकिल वगैरह में भी एक्सपोर्ट और नए प्रोडक्ट लॉन्च जारी है। फंडामेंटली काफी साउंड कंपनी है रिटर्न रेशियोज वाइज, तो ये कंपनी हमें पसंद है फॉर लॉन्ग टर्म। टारगेट प्राइस 4300। ओके, तो हेमांग सर को पसंद है ट्यूब इन्वेस्टमेंट 4300 के टारगेट के लिए, और आज वेल्थ क्रिएशन पिक के तौर पर ही थोड़ी देर पहले ट्यूब इन्वेस्टमेंट में खरीदारी करने के लिए आए विजय चोपड़ा साहब भी लेकर गए हैं, तो वो मनी मन आपको धन्यवाद कर रहे होंगे। हेमांग सर आप स्वीकार कर लीजिएगा मनी मन। ओके, आइए बढ़ते आगे। मेहुल कोठारी साहब है हमारे साथ तैयार अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। मेहुल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, आज की जो मेरी लॉन्ग टर्म पिक है दैट इज आरवीएनएल 260 के करीब ट्रेड हो रहा है। 210 में 210 का स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट रहेगा 360 रुपए का। रेलवे स्टॉक्स ऑलरेडी अपने पिछले फॉर्म में नजर आते दिख रहे हैं। आज आरवीएनएल की बात करें स्पेसिफिकली तो एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है अराउंड 210। प्रीवियस रैली को बहुत ही अच्छे से इसने रिट्रेस किया और वहां पर से एक रिवर्सल आया है। मैं समझता हूँ नया हाई बना सकता है। इसका 345 के आसपास का हाई है। हमारा टारगेट उसके ऊपर का 360 के करीब के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए आरवीएनएल में लॉन्ग टर्म के हिसाब से। 210 का स्टॉप लॉस, 360 का टारगेट है, और ये स्टॉक भी आज स्टॉक ऑफ द वीक के तौर पर सेठी साहब ने कैश मार्केट का स्टॉक यही पसंद किया था। वायदा कारोबार का था इंडस टावर, जो तेज दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है, 3.5% ऊपर है। आरवीएनएल में भी एक्शन भरपूर है, 10 रुपये की तेजी यहाँ पर भी बनती दिख रही है, 4% ये भी ऊपर है। तो ये स्टॉक मेहुल जी को भी पसंद आता हुआ। थोड़ी देर में लेंगे आपकी पसंद की पोजिशनल पिक भी, लेकिन उससे पहले होली पर जरा एक बार हमारे एक्सपर्ट से एक बार पोल करवा लिया जाए। आप में से किस किस ने होली के मौके पर ऑनलाइन ऑर्डर किए कुछ खाने पीने की चीज़ों के या सामान के? एनीवन? आप में से किसी ने किए हों? कुणाल जी ने किए हैं। ओहो, जय ने नहीं किए, बाकी सब लोगों ने खुद ने काम किया घर पे ऑर्डर कर नहीं गजब। ओके कुणाल जी, आप इनमें से सबसे मजबूत आदमी निकले। बंसल जी तो देख भी नहीं रहे कैमरे की तरफ, ऐसा इग्नोर कर रहे हैं कि जैसे पकड़ा गया। तो जिन लोगों ने, कोई शक नहीं था जी, जिन लोगों ने काम किया उनकी तो अपनी अपनी बात है, बाकी जिन लोगों ने ऑर्डर किया है उसका असर ऑनलाइन खरीदारी में इनके आंकड़ों में देखने को मिल रहा है। तो होली के त्यौहार पर ऑनलाइन खरीदारी में जबरदस्त उछाल दिखी है। किस तरह की उछाल हुई है, कहाँ हुई है और क्या कुछ लोगों ने खरीदा है, इस पर बड़े इंटरेस्टिंग डेटा आए हैं। आशीष हमारे साथ है बताने के लिए। आशीष बताइए जरा, हमारे एक्सपर्ट भी तो सुने। बिल्कुल सर, रिकॉर्ड बिक्री हुई है होली के दौरान। अब देखिए इंस्टामार्ट पे टोटल होली के दिन 7 लाख ऑर्डर आए थे। ब्लिंकिट और जेप्टो पर 6 लाख ऑर्डर आए हैं। ओह, और लोगों ने क्या कुछ नहीं ऑर्डर किया। सफेद टी शर्टें बहुत ऑर्डर हुई है, पहन के खेलते हैं इसके लिए, होली खेलेंगे ताकि कलर ज्यादा दिखे, अच्छा दिखता है वो कलर। मैंने भी सफेद ही पहनी थी। हाँ, उसके अलावा सर रंग है सारे, पिचकारी है, वाटर बलून्स हैं, ये ऑर्डर किए। अच्छा, रंग में भी डेटा इतना प्रिसाइजली कंपनियां बताती हैं कि रंग में भी लोगों ने पीला कलर सबसे ज्यादा ऑर्डर किया है। अच्छा, हाँ, ये इसके पीछे क्या कारण है पता नहीं, लेकिन मैं ऑर्डर में बताता हूँ। सबसे ज्यादा जो है पीला, फिर लाल और फिर हरा, ये
ऑर्डर ज्यादा किए गए हैं। मुझे लगा लाल हरा सबसे ज्यादा पॉपुलर, पीला पॉपुलर है इस बार। पीला सबसे ज्यादा ऑर्डर किया गया। पीला वो शाइन ज्यादा करता है, सीएसके के चक्कर में भी हो सकता है। सीएसके सपोर्टर ज्यादा है ना देश में धोनी के, तो ओके, तो पीला सबसे ज्यादा। और सर इंडिविजुअल्स जो ऑर्डर आते हैं ये भी बड़े इंटरेस्टिंग आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो गुरुग्राम के एक व्यक्ति हैं, इन्होंने 5,200 रुपए के केवल गुलाल और पिचकारी ऑर्डर किए हैं। जयपुर में एक व्यक्ति ने 900 वाटर बलून अकेले ने ऑर्डर किए, 900 वाटर बलून्स। इसके अलावा लखनऊ में एक व्यक्ति ने 28,000 रुपए की गुजिया ऑर्डर किया है। 28,000 रुपए की गुजिया? हाँ, सिंगल पर्सन ने ऑर्डर किया। और सर ये डेटा जो मैं बता रहा हूँ इतना इंटरेस्टिंग आता है। जैसे मिसाल के तौर पर जब होली का कार्यक्रम शुरू होता है, मतलब 11-12 बजे के अराउंड, तब व्हाइट टी शर्ट सबसे ज्यादा ऑर्डर की जा रही थी, गुलाल थे। और इनफैक्ट जितने भी ऑर्डर थे सब में गुलाल तो एक मैंडेटरी था, एक ना एक पैकेट गुलाल का रहेगा ही रहेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप 2 बजे के बाद 1 बजे के करीब देखें ना, तो लोगों ने लिक्विड डिटर्जेंट भी बड़े ऑर्डर किए कपड़े धोने। अच्छा क्या बात है, ये इंटरेस्टिंग है जी। और सर यही डेटा है फिलहाल के लिए, इंटरेस्टिंग है। कोकोनट ऑयल भी मैं देख रहा था कि लोगों ने खिलने से पहले कोकोनट ऑयल भी काफी ऑर्डर किया। बहुत सारे लोग कहते हैं ऑयल लगा लो तो आपके ऊपर तेल वो लगा लेने से वो चढ़ता नहीं, निकल जाता है आसानी से। अच्छा, खाने पीने की चीजों का क्या चल रहा है? खाने पीने की चीजों में सर ये टाइम क्विक कॉमर्स का डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। खाने पीने के तो गया ही है, लेकिन क्योंकि जैसे आमतौर पर हम देखते हैं कि होली के दौरान जो बाकी के नॉर्मल हमारे स्टोर्स होते हैं, दुकानें बंद होती हैं, तो लोगों ने पूरी तरीके से अगर आप देखें तो क्विक कॉमर्स से अपने आप को सब्सटीट्यूट किया है। बढ़िया बढ़त यहाँ पर देखने को मिली। मिठाइयाँ काफी ऑर्डर हुई हैं। डेटा जो अभी फिलहाल के लिए आया वो सिर्फ गुजिया का है, और 28,000 रुपए की लखनऊ में एक व्यक्ति ने ऑर्डर किया। ओके, अच्छा, फूल का भी तो आया कि फूल का भी आया 5 गुना? 5 गुना, हाँ? पिछले साल के मुकाबले 5 टाइम ज्यादा। आजकल बहुत सारे लोग वो मतलब शाही होली में सब फूल वाली खाली फूल की पंखड़ियों से एक दूसरे को ऐसा होली खेलाते हैं, वो भी होता है। अच्छा, हाँ, ओके। नो कलर, नो गुलाल, नथिंग। ओके, होता है, बड़े टची से होते हैं ना जो स्किन को लेके, ऐसा बोले खाली फूल की पंखड़ियां, ऐसा एक दूसरे पे फूल की पंखुड़ियां फेंकते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग हाँ, ये हाँ, तो इसलिए भी फूल के ऑर्डर बड़े होते हैं। बाकी क्या, होली के दिन कोई पूजा थोड़ी करनी है, वो तो पूजा तो एक दिन पहले हो जाए, दुल्हन पे तो कोई होता नहीं। एग्जैक्टली। तो ये सारा है। तो सबसे 28,000 रुपए की गुंजिया, अरे भाई साहब एक जोरदार है एकदम। कितने लोगों को खिलाया? कलर तो 4,200 रुपए का कलर, तो क्या दिवाली के पटाखे? 5,200 रुपए का, उसमें पिचकारी भी है, तो पिचकारी महंगी है। दिवाली पे तो इतने पटाखे हो जाते हैं, पूछो मत। तो 4,200 का कलर, तो कह रहा कलर सस्ता भी होता है। ओके, तो बंसल जी आपने भी ऑर्डर किया ये 3 बजे बाद लिक्विड डिटर्जेंट? नहीं अनिल जी, मैंने ऑर्डर नहीं करा। अनिल जी, मैंने इस वीकेंड पे मैंने एक अच्छा काम क्या करा, जितने भी ये खाने पीने वाले ऐप्स हैं अनिल जी, ये इनको अनिल जी डिलीट कर दिया मैंने। क्यों? और मैंने प्रण लिया है, मतलब कि इस होली से अगली होली तक के लिए, मतलब कि हेल्दी ईटिंग करनी है। हाँ। और मतलब कि हेल्दी लिविंग, हेल्दी ईटिंग अनिल जी। तो ये सब ना, मतलब कि ज्यादा ऑयल होता है, अनहेल्दी होता है, तो मैंने तो जितने खाने पीने वाले जो डिलीवरी करते हैं ना, इनको डिलीट करा है। तो आप खुद बनाएंगे, खुद खाएंगे 1 साल तक? जी अनिल जी, जैसा आपको समझना है, बाहर का नहीं खाऊंगा अनिल जी। इवन मैं ब्रेड भी अनिल जी घर की खाऊंगा अनिल जी, ब्रेड भी बाहर की नहीं खाऊंगा। घर पे ब्रेड कौन बनाता है? एक्सेप्शन अनिल जी, जब आपके साथ आएंगे वहां पर, तो वो, हाँ, जब आपके पास अनिल जी बॉम्बे आएंगे, तो अब अनिल जी कोई ऑप्शन नहीं है तब, मतलब कि वहां पे तो मैं ब्रेड बनाऊंगा नहीं, तो जो सैंडविच आप लोग प्रोवाइड करेंगे उसी से काम ना, बाकी सब खाएंगे सैंडविच, ये जो सैंडविच और वड़ा पाव और समोसे, जिनको पिज्जा विज्जा जो खाना हो, सुमित जी को जैसा जो भी, आपके लिए मैं घर से खाना लेके आऊंगा। आप अपना प्रण बिल्कुल भी न तोड़े, आपके लिए अलग से। हाँ, और आप और मैं दोनों केबिन में बैठ के खाएंगे, ठीक है? डन। वाह अनिल जी, यू मेड माय डे अनिल जी। अब आप देखिएगा, आपकी स्टेटमेंट के बाद 2-4 लोग और आएंगे अनिल जी, हेल्दी ईटिंग वाले अनिल जी, सिर्फ आपके साथ कैबिन पे बैठ के खाना खाने के लिए। वो आजकल क्या है, मेरे नाम पे व्हाट्सएप और वो बहुत सारे चल रहे हैं सोशल मीडिया पे एड्स, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, पहले 1000 को फ्री। यस। ऐसा बाद में वालों से फीस लूंगा, तो मेरा खाली पहले बंसल जी को फ्री था, बाकी सबके लिए थी, चार्ज करेंगे। आइए बढ़ते आगे और अब फोकस करते हैं कुछ पोजिशनल पिक्स पर। तो हेमांग सर ने ट्यूब इन्वेस्टमेंट पसंद किया 4,300 के टारगेट के लिए लॉन्ग टर्म के तौर पर। हेमांग सर बताएं आपकी पोजिशनल पिक। अनिल जी, पोजिशनल पिक है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, प्राइस टारगेट रहेगा 280 का। ये कंपनी पाइप बनाती है और काफी अच्छा नेटवर्क है, जो फ्री कैश फ्लो वगैरह भी कंसिस्टेंटली अच्छा जनरेट करती है।
रिसेंटली ये कंपनी ने हिंदुजा रिन्यूएबल से एक शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है, जहां पे वो सोलार में जा रहे हैं 8.36 मेगावाट। तो ये कंपनी हमें बेसिक फंडामेंटल्स पे पसंद है, प्लस एडिशनल ट्रिगर ये रिन्यूएबल में जा रहा है उसका आ सकता है, तो इसका प्राइस टारगेट रहेगा 280। 280 फिनोलेक्स, इस पर हम देख भी रहे थे थोड़ी देर पहले, एक्शन बन रहा था, ज्यादा चर्चा में नहीं आता है, बट आज मूव दिखा रहा है और अब 280 के टारगेट के लिए हिमांक सर की रिकमेंडेशन भी है। आइए चलते हैं अविनाश जी के पास और लेते हैं उनकी 10 की कमाई का स्टॉक। अविनाश जी बताएं सर, कौन सा स्टॉक लेकर आए आज? ओके, आई थिंक थोड़ा ऑडियो इशू आ रहा है अविनाश जी के साथ, दोबारा कनेक्ट करते हैं। तब तक राकेश जी, कुणाल जी से भी उनकी 10 की कमाई का स्टॉक ले लेते हैं। सर बताएं कौन सा स्टॉक लेकर आए हैं आप? दीपांशु, 10 की कमाई में मैंने और राकेश जी ने जो शेयर आज चुना है वो है CESC। CESC पर हमारी खरीदारी की राय है। स्टॉक को नीचे के लेवल्स पर मैंने और राकेश जी ने 10 की कमाई में रेकमेंड किया। स्टॉक में एक शानदार तेजी बनी थी और लगभग 140-145 का हाई लगाया स्टॉक ने। वहां से अब एक सिग्निफिकेंट करेक्शन आ चुका है, स्टॉक 120 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मौजूदा स्तरों पर और हल्की फुल्की गिरावट में हमारी खरीदारी की राय है। हमें लगता है कि फिबोनाची के लिहाज से एक बड़ा करेक्शन यहां पूरा होता हुआ दिख रहा है और इन स्तरों पर और हल्की फुल्की गिरावट में अगर बाय करें तो ये स्टॉक अपने ट्रेंड को दोबारा रिज्यूम करेगा और इसमें नए हाइस बनते दिखाई पड़ेंगे। तो मौजूदा स्तरों पर CESC में खरीदारी की राय है 10 की कमाई में। ओवर टू राकेश। दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। नीचे में देखें तो 100-109 एकदम बढ़िया थ्योरेटिकल टेक्स्ट बुक वाला सपोर्ट पैटर्न है और कोई भी चीज एग्जैक्ट सपोर्ट्स पे आती नहीं है, पहले घूम जाती है। तो इन स्तरों पर हल्की फुल्की करेक्शन पर CESC को एक्यूमुलेट करें फॉर अ टारगेट ऑफ 175। ये पावर स्टॉक्स में थोड़ा मोमेंटम वापस आने की तैयारी है CESC। बाकी पावर के मुकाबले इसने ज्यादा कुछ खास किया नहीं है, बट अब आपके 170 तक के टारगेट के लिए जय के पास चलते हैं। उनकी तरफ से एक ट्रेडिंग कॉल आ रहा है, जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीप, पेट्रोनेट का अप्रैल फ्यूचर्स खरीदे 266-67 के रेंज में मिल रहा है। यहाँ पे 262 का एक लगाइए स्टॉप लॉस आपका, 4 से 5 रुपए का होगा डाउनसाइड रिस्क। ऊपर में टारगेट इसके बनते हैं 277-282, ये तो टारगेट्स के लिए खरीदना है। अच्छा एक 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट में। पेट्रोनेट का फ्यूचर्स आप खरीदे अप्रैल फ्यूचर्स। ओके, पेट्रोनेट का अप्रैल का फ्यूचर खरीदें, जय का जैकपॉट, और 262 का लगाएं स्टॉप लॉस। टारगेट 277 282 का रखना होगा आपको। आइए बढ़ते आगे, और 28 मार्च से NSE के इंडेक्स में कई सारे बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। 28 मार्च यानी परसों, एक्सपायरी के साथ ही, एक्सपायरी के साथ पहले। तो वरुण तैयार है आपको बताने के लिए सारी की सारी डिटेल्स, किस किस इंडेक्स में क्या क्या बदलाव है। जैसे कि निफ्टी में कौन एंट्री कर रहा है, कौन एग्जिट कर रहा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में कौन, बाकी इंडेक्स में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, और उन सारी डिटेल्स हैं आपके पास। सारी डिटेल्स। शुरुआत किससे करेंगे? निफ्टी से शुरुआत करें। बताएं। तो निफ्टी 50 में तो श्रीराम फाइनेंस आ जाएगा और UPL बाहर चला जाएगा। तो सबसे बड़ा बदलाव तो ये है। इसके अलावा निफ्टी नेक्स्ट 50 में सबसे बड़े बदलाव है, जहाँ पे जियो फाइनेंस, PFC, REC, इसके अलावा IRFC और अडानी पावर जो है वो शामिल होने वाले हैं। बाहर निकलेंगे श्रीराम फाइनेंस, क्योंकि निफ्टी 50 का हिस्सा बन रहा है। PI इंडस्ट्रीज, मुथूट फाइनेंस, अडानी विल्मर, PNG हेल्थ एंड हाइजीन जो है ये बाहर होने वाले हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 से। इसके अलावा निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 150, मिड कैप 100, मिड कैप 50, निफ्टी स्मॉल कैप 250, निफ्टी स्मॉल कैप 100, निफ्टी 500 और निफ्टी स्मॉल कैप 50 में जो है वो बदलाव होने वाले, यानी कि काफ़ी सारे इंडाइसेस है, कुछ सेक्टोरल इंडाइसेस भी है जहाँ पे बदलाव होने वाले हैं। तो बहुत सारे बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। अब इसके चलते काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें इनफ्लोज आएंगे, काफ़ी सारे में आउटफ्लोज होने वाले हैं। कहीं कहीं वेट इंक्रीज किया गया है, कहीं कहीं वेट रिडक्शन किया गया है। तो ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, लेकिन नेट नेट जो इम्पैक्ट होने वाला है उसको आप समझिए। इसमें बेसिकली नुवामा की रिपोर्ट है जो कि कह रही है कि सबसे बड़े इन्फ्लोज श्रीराम फाइनेंस में आएंगे, करीब 1570 करोड़ रुपए के आसपास के इन्फ्लोज आ सकते हैं। HDFC बैंक में 780 करोड़ के इन्फ्लोज, जियो फाइनेंस 670 करोड़, NTPC, अडानी पावर को अगर आप देखेंगे तो 450 से 550 करोड़ रुपए के आसपास के इन्फ्लोज आएंगे। आउटफ्लोज जहाँ हो सकते हैं, SBI 860 करोड़, UPL 790 करोड़, ICICI बैंक 640 करोड़, ONGC और PI इंडस्ट्रीज में 265 करोड़ रुपए के आसपास के आउटफ्लोज होंगे। और वो रिपोर्ट कह रही है कि ये जो इनफ्लोज और आउटफ्लोज है इसका मेजर एडजस्टमेंट जो है आपको कल के क्लोजिंग के आसपास देखने मिलेगा, क्योंकि परसों से ये सारे बदलाव जो है वो लागू होने वाले हैं।
हालांकि और भी काफी सारे इनफ्लोज आउटफ्लोज है, लेकिन मैंने आपको टॉप 5 इनफ्लोज और टॉप 5 आउटफ्लोज बताए हैं जहां पे आपको नजर रखनी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट श्रीराम फाइनेंस में नजर रखेगा। सबसे ये बड़ा एनएससी वाले, ये निफ्टी और नेक्स्ट 50। हाँ, निफ्टी नेक्स्ट 50 बेसिकली वो है। अनिल जी, कहीं कहीं वेट भी बढ़ाया गया है क्योंकि अब श्रीराम फाइनेंस आएगा तो उसका वेट अलग हो जाएगा, यूपीएल का वेट अलग था, तो उसके वजह से वेट एडजस्टमेंट्स भी हो रहे हैं, तो उसके वजह से भी थोड़े इनफ्लोज आउटफ्लोज ये सब होने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लोज तो श्रीराम फाइनेंस में होंगे, नेचुरली इंडेक्स में आने का फ़ायदा मिलेगा, और यूपीएल बाहर होगा तो वहाँ पर भी एक्शन आपको देखने को मिलेगा। ये है आपके लिए सारा का सारा एक्शन। और आपके तो काफी एक्टिव रेडार पर आई श्रीराम फाइनेंस, कई बार ऑल टाइम फेवरेट है हमारा एनबीएफसीज में। दिग्गज एनबीएफसी में इस साल के लिए सबसे ज्यादा पसंद हमको श्रीराम फाइनेंस ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। आइए बढ़ते आगे, और पोजिशनल पिक का वक्त है। आरवीएनएल मेहुल कोठारी पसंद किया है ये आपके लिए लॉन्ग टर्म पिक। मेहुल जी बताएं सर आपकी पोजिशनल पिक। सर जी, आज की जो पोजिशनल पिक है वो है बोरोसिल रिन्यूएबल। ये हमने पहले भी एक बार कवर किया था, जिसका टारगेट आया था। अब इसको 520 के करीब में ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पर खरीदना है। 475 का स्टॉप लॉस रहेगा, अपसाइड टारगेट रहेगा 615 का। 660 से 670 की रेंज से नीचे आया है, 200 डेमा को रिटेस्ट किया है, डबल बॉटम फॉर्मेशन है, यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो खरीदारी की सलाह रहेगी बोरोसिल रिन्यूएबल में पोजिशनल तौर पर। बोरोसिल रिन्यूएबल्स यहाँ पर आपको रखनी है नजर, ये एक्शन भी काउंटर आपको दिखा सकता है। ब्रॉडर मार्केट स्टॉक्स पर एक्शन आपको दिख रहा है। मिड कैप काउंटर देखिए, यहाँ पर आपको मूव दिख रही है। एक दो और मिड कैप स्टॉक्स पर जरा फोकस करते हैं और उस पर राय भी लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, जिस तरह से आज की एक मूव आ रही है। रियल एस्टेट और मिड कैप रियल एस्टेट में एक बाउंस बैक है। प्रेस्टीज एस्टेट्स, फिनिक्स मिल्स दोनों ही इस समय अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही हैं। प्रेस्टीज का थोड़ा उतार चढ़ाव वाला एक्शन रहा है। जय, एक बार प्रेस्टीज एस्टेट्स पर जरा राय देंगे। डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, रिसेंटली थोड़ा करेक्शन भी होता है, हेल्दी करेक्शन हुआ था ब्रॉडर रियल एस्टेट काउंटर्स में, आज वापस एक्शन आ रहा है। 3% ऊपर प्रेस्टीज एस्टेट्स दिख रहा है इस समय। नो, ओवरऑल अगर आप देखें निफ्टी रियलिटी इंडेक्स दीप, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ही मैंने कहा था कि इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आते हुए देखने मिला है। इनफैक्ट एक अच्छे साइडवेज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट लास्ट वीक में देखने मिला, एंड उसके बाद लगभग 872 तक के लेवल्स भी हमें निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में देखने मिला। तब मैंने गोदरेज प्रॉपर्टीज का एक बाय रेकमेंड किया था। बट जहां तक प्रेस्टीज का सवाल है, देखिए मैं कहूंगा कि इसमें एक अच्छा 3 वेव करेक्टिव पैटर्न फॉर्म हुआ है एंड वो खत्म हो चुका है। ऑन दी अपसाइड आई थिंक नेक्स्ट रेजिस्टेंस या तो जो लेवल्स ऊपर की तरफ आपको देखने मिल सकते हैं, कम्स टू 1210, 1210 तक के आपको लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ऑन द लोअर साइड इट हैज गॉट नाउ अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट ऑफ 1090, 1090 का एक अच्छा इमीडिएट सपोर्ट है। तो रिस्क और अभी भी बाई साइड पर है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अगर मैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म में भी देखूं प्रेस्टीज का, तो बुलिश है आपके लिए प्रेस्टीज स्टेट्स के चार्ट्स। आज स्टॉक है मजबूत 3% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 22,020 पर है निफ्टी 75 अंकों के नुकसान के साथ, और बैंक निफ्टी 46,650 के आसपास 225 पॉइंट नीचे। मिड कैप इंडेक्स 150 पॉइंट ऊपर है और स्मॉल कैप इंडेक्स 20 पॉइंट नीचे आपको दिखेगा। ये है इस वक्त का रुझान। आइए बढ़ते आगे, और वक्त है हमारी खास सीरीज मार्केट आउटलुक का। हेलियोस म्यूचुअल फंड के सीईओ दिनशो ईरानी साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। दिनशो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो होली की एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बिलेटेड शुभकामनाएं और बधाइयां भी। सर, बाजार के मूड माहौल पर ही राय लेना चाहता हूं। साल का अंत हो रहा है फाइनेंशियल ईयर का, और इस महीने बड़ा इंटरेस्टिंग रुझान दिखा मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में। लोग जानना समझना ये चाहते हैं कि क्या अब फिर से मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छे फंड्स में पैसा लगाने का वक्त आ गया है, या थोड़ा और इंतजार करना है इस करेक्शन के बावजूद? जी अनिल जी, पहले तो आपको, आपकी टीम को और आपके दर्शकों को होली की शुभकामनाएं। थोड़ी बिलेटेड है लेकिन फिर भी अच्छी। हाँ जी, तो ये दूसरा जो आपने बोला अबाउट मिड कैप स्मॉल कैप का, तो उसमें हमें ऐसे लग रहा है कि एक्चुअली ये हमें पूरा बाजार ही ये अगले क्वार्टर तो पक्का है, गिवन है एक क्वार्टर, कि यहाँ पे काफी उथल पुथल होगा बाजार में, क्योंकि एक्चुअली जो मार्च के नंबर्स आपको दिखेंगे वहां पे थोड़ा आपको यही दिखेगा कि तनाव है प्रॉफिट ग्रोथ में। और प्रॉफिट ग्रोथ हमें भी ऐसे लग रहा है कि ये पहला क्वार्टर होगा
6 क्वार्टरों के बाद, जब पहले 6 क्वार्टर थे उसमें अर्निंग्स ग्रोथ सबके इंक्रीज किए थे सबने, पर ये पहली बारी होगा जब आपको एक कट दिखेगा अर्निंग्स में, एस्टिमेट्स में सबके, क्योंकि ये क्वार्टर काफी ही इतना बढ़िया नहीं पैन आउट हो रहा है। क्योंकि जितनी भी हमने काफी कंपनियों से बात करते हैं और काफी पार्टिसिपेंट से बात करते हैं, तो हमें यही लग रहा है कि थोड़ा, जैसे रिटेल पार्टिसिपेंट वगैरह हो गए, वो यही लग रहा है कि यहाँ पे डिमांड ग्रोथ इतना बढ़िया नहीं आया था इस क्वार्टर में, इसलिए थोड़ा अर्निंग्स ग्रोथ भी आपको दिखेगी नहीं। इनफैक्ट आपको याद होगा कि इस बार एंड ऑफ सीजन सेल्स जो नॉर्मली जनवरी में चालू होती है, वो इस बार दिसंबर में ही चालू हो गई थी, तो तभी हमें लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे। और जब चेक किया तो यही था कि डिमांड ऑफ टेक नहीं हो रहा है, इन्वेंट्री पाइल अप हो रही है, तो ऑब्वियस है कि रिजल्ट्स इतने बढ़िया नहीं होंगे। और लेकिन अगर जो रूरल मार्केट पार्टिसिपेट नहीं करता आने आने चंद महीनों में, तो जून क्वार्टर भी आपको खराब ही देख सकता है। और दूसरा आप ये देख लीजिए कि जो स्मॉल कैप प्लेस होते हैं, जब आप एवरेज देखते हैं सबका अर्निंग्स का, जैसे कैलकुलेट किया था हमने, तो स्मॉल कैप का जो मार्जिन है वो 5 से 6% रहता है इंडेक्स का, जबकि मिड कैप का 13% रहता है, लार्ज कैप का 18% रहता है। तो इट्स ऑब्वियस कि जब ऐसा तनाव आएगा तो स्मॉल कैप मिड कैप में ज्यादा आ सकता है, क्योंकि थोड़ा भी कट मार्जिन में इम्पैक्ट ज्यादा हो जाता है। तो हमें लग रहा है कि आज की तारीख में थोड़ा आपको संभल के रहना पड़ेगा ये दो सेगमेंट्स में, क्योंकि हमें लगता नहीं है कि जो डाउनटर्न आपने देखा है वो ओवर है। और इनफैक्ट आपने थोड़ा फ्लेवर इसका जनवरी में भी देखा था, मार्च में भी देख रहे हैं, फेब थोड़ा अच्छा था महीना, पर फिर भी थोड़ा संभल जाए तो ठीक। थोड़ा सावधानी रखें, ये ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अभी भी वैल्यूएशंस को लिहाज से थोड़े से महंगे कहीं कहीं तो है ही। अब आइए ओवरऑल मार्केट पर भी एक राय ली जाए। कई लोग बात कर रहे हैं कि भाई प्री इलेक्शन एक रैली बनने की संभावना है, क्या इस लिहाज से निवेश करना ठीक है? ओवरऑल बाजार के डायरेक्शन को लेकर क्या आप सोच रहे हैं, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, दोनों? जी, आई थिंक बाजार ने जो प्री इलेक्शन रैली दी थी वो तो स्टेट इलेक्शन के बाद ही दी थी आपको, क्योंकि उसमें ही तय हो गया था कि इलेक्शन में क्या होने वाला है। तो ऑब्वियस है कि आप ऑलवेज आर्ग्यू कर सकते हैं कि कितना कोएलिशन को कितनी सीटें मिलेंगी, क्या मिलेंगी, लेकिन यही है कि जो अपना जो एग्जिस्टिंग कोएलिशन, जो इन पावर कोएलिशन है, वो तो पक्का आने वाला है, एनडीए पक्का आने वाला है यहाँ पे। और इट्स ऑब्वियस यही है कि उसके आसपास आपको काफी र्यूमर्स सुनाई देंगे, काफी बातें होंगी, तो उसके चलते थोड़ा उथल पुथल रहेगा बाजार में। लेकिन आई डोंट थिंक एक रैली बिल्डिंग बाकी है अभी यहाँ पे, हो गया जो जैसे हमने बोला स्टेट इलेक्शन को लेके जो रैली थी वो हो गई, पर उसके बाद एक बड़ा इवेंट आने वाला है और वो है बजट, जो हमारा सेंट्रल बजट होने वाला है। प्रधानमंत्री जी ने तो ऑलरेडी बोल दिया है कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव बजट होगा वो, तो वहां पे काफी चल के आई थिंक उसके आसपास शायद काफी वो होगा, कुछ खबरें होंगी या व्हाटएवर, पर उसके चलते थोड़ा उथल पुथल हो सकता है बाजार में। एंड आवर फीलिंग इज कि वही एक ट्रेंड सेट करेगा अगले चंद क्वार्टरों के लिए। चलिए, बजट इलेक्शन का तो सबको पता ही है कि क्या कुछ होने वाला है, लेकिन बजट इंपॉर्टेंट होगा अगले बड़े ट्रिगर के तौर पर। जो संकेत अमेरिकी फेड से आए हैं इस मीटिंग के बाद कि ब्याज दरें वहाँ घटना शुरू होगी है, वो और हमारे अपने आरबीआई के संकेतों को कैसे पढ़ना है, कैसे देखना है, तो और इस लिहाज से क्या कुछ असर अमेरिका के बाजारों पर पड़ेगा और हम पर पड़ेगा? सर जी अनिल जी, हमारा थोड़ा एक हटके व्यू है यहाँ पे, क्योंकि हमें एक्चुअली स्पीच जो थी उनकी फेड चेयर की, वो नाइदर हियर नॉर देयर थी। हम तो सोचे थे शायद थोड़ा कड़क हो जाएंगे, पर वो डोविश ही रही। उनका प्रॉब्लम आज की तारीख में है सर्विस इन्फ्लेशन। एक्चुअली आप देखिए पिछले 25 महीनों से उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 4% से नीचे ही रहा है काफी टाइम तक, और उसके चलते जो सर्विस इन्फ्लेशन है वो काफी पिकअप हुआ है यूएस में। और वो एक्चुअली आपको जो मैं हिस्ट्री में याद दिलाऊं तो 60s में ऐसा हुआ था जब उनका काफी हद तक सर्विस इन्फ्लेशन सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी लो रहा था, और 70s में रनअवे इन्फ्लेशन था। तो वो आई थिंक मेमोरी में उनकी फ्रेश है। एक्चुअली अगर जो आप देखें उनके हेडलाइन नंबर तो इतने खराब नहीं थे, वो आराम से काट सकते थे, लेकिन उन्होंने ऑलवेज डेफर कर दिया है। उनको भी यही दिखता है कि अगर जो सर्विस इन्फ्लेशन में थोड़ा कमी नहीं आई तो वो शायद आगे चल के नहीं लेंगे। तो इसलिए हमें यही लग रहा है कि जून जुलाई शायद आपको एक कट दिखे, पर ज्यादा नहीं हमें वहां दिखता है। हमें लग रहा है कि वो शायद पोस्टपोन कर दे उसके बाद अगर जो कट लेते हैं तो। इसलिए
आरबीआई हैज टू वेट, और आपने वो भी देख लिया कि आरबीआई ने ऑलरेडी काफी लिक्विडिटी सक आउट कर दी है सिस्टम में से, और उसके चलते जो इश्यूज आपको दिख रहे हैं, जैसे डिपॉजिट ग्रोथ नहीं हो रहा है बराबर से वगैरह, तो उसके चलते हो रहा है। लेकिन वो ऑब्वियसली आरबीआई भी वेट कर रहा है कि फेड कुछ एक्शन ले, तो मैं भी यहाँ पे थोड़ा गिव अवे कर दूं। ओके, तो ये आपके लिए बाजार को लेकर आगे का डायरेक्शन ब्याज दरों का। अब आइए सर, रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो रही है। इस तिमाही का, ये तो वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही है, और अब हम अगले साल की बातें भी करने लगेंगे कि इस तिमाही के दम पर अगले साल कंपनियों की कमाई कैसे होगी पूरे साल की। कैसे देख रहे हैं इस रिजल्ट सीजन को सर आप? जी, हमें तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा अनिल जी। हमें लग रहा है कि थोड़ा प्रॉब्लम होने वाला है रिजल्ट सीजन में, क्योंकि आपको दिखेगा कि कंजम्पशन स्पेस में काफी हद तक नमी है, डिमांड ग्रोथ नहीं आ रहा है। इनफैक्ट एक टोटल गिव अवे जो था वो ये था कि जो सीमेंट कंपनी है, जो नॉर्मली जिनके लिए मार्च बहुत ही बढ़िया महीना रहता है, वो प्राइस कट्स लेना चालू कर दिए हैं मार्च में। नॉर्मली वो करते नहीं है ऐसा, तो ऑब्वियस है कि वहां पे भी थोड़ा उनको थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है, इसलिए ये प्राइस कट्स वगैरह चालू है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आपने इशू देखे, आईटी में तो हमें वैसे ही कंफर्ट नहीं है। तो आप एक बड़ा सा जो सेगमेंट है मार्केट का, और एक्चुअली फाइनेंस में भी, बैंकिंग फाइनेंस में भी, मैंने जैसे बोला कि लिक्विडिटी इतनी टाइट है यहाँ पे कि डिपॉजिट ग्रोथ वगैरह आपको दिखेंगे नहीं, तो ऑब्वियसली ग्रोथ रेट्स वहां पे भी आपको कंप्रेस दिखेंगे। एक्चुअली दिसंबर में भी ज्यादा ग्रोथ नहीं आया था टॉप लाइन में। टॉप लाइन ग्रोथ कोई शायद 1 या 2% का ही था। मार्जिन एक्सपेंशन के चलते जो ग्रोथ आया वो आया अर्निंग्स में, लेकिन इस बार तो वो लीवे भी नहीं है, कमोडिटी भी फॉर्म अप होगी। तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये पहला ऐसा क्वार्टर होगा मार्च का, जब काफी हद के बाद जब आपको एक कट दिखेगा अर्निंग्स ग्रोथ में, सब एस्टिमेट्स में, और इसलिए थोड़ा बाजार में थोड़ा आपको अभी स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा और कॉल वहां पे लेने पड़ेगा। ओके, तो ये आपके लिए नतीजों के सीजन से इस बार ज्यादा उम्मीदें न रखें, ये साफ साफ बता रहे हैं। ऐसे में अब जो कुछ हल्का फुल्का करेक्शन मिला है, अगर इसमें दिनशो सर कुछ निवेश करना है, कहाँ आपको मौके नजर आते हैं, क्या खरीदना चाहिए, कौन से थीम्स, कौन से सेक्टर्स बेहतर रह सकते हैं? जी अनिल जी, यहाँ पे भी हमने एक अलग ही व्यू लिया हुआ है, इन द सेंस कि हमने ये सोचा कि अगर जो बजट इतना ट्रांसफॉर्मेटिव होने वाला है, मतलब आपके काफी केपेक्स से स्पेंड होंगे, इंफ्रा पे स्पेंड होंगे, फिर आप डिफेंस में स्पेंड होगा, तो इसलिए हमें लग रहा है कि आपको और ये स्पेंड जो होंगे वो कहाँ से फंडिंग होगी, वो ऑब्वियस है कि एक इजी तरीका वही है कि आप पीएसयू डाइवेस्टमेंट कर दें और वहां से आप ये स्पेंड ले आए। तो ये हमें लग रहा है कि एक इजी तरीका है गवर्नमेंट के लिए। इसलिए हमें पीएसयू सेक्टर में स्पेसिफिकली जो आप बोले तो ऑयल एंड गैस कंपनीज में हमें काफी हद तक कंफर्ट है। आफ्टर इनफैक्ट जब ये करेक्शन आया था इन कंपनीज में, तो हमें ऐसे लगा था कि ये तो एक नॉर्मलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स के लिए कट हुआ है, नॉट पॉलिटिक्स के चलते नहीं हुआ था। तो इसलिए हमें लगा कि ये मौका बहुत अच्छा है और हमने टॉप अप किया है वहां पे, हमारे इतना कंफर्ट है हमारे पास। तो वो एक सेगमेंट है जहाँ पे हमें काफी कंफर्ट है, तो वी आर वेरी कंफर्टेबल विद दैट। सो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली खरीदारी करने के मूड में नहीं है, जो समझ में आ रहा है, जो पसंद आ रहा है, हमेशा की तरह वहीं पर खरीदारी करनी है। ये एक अच्छी बात आपने कही है। दिनशो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और बाजार पर और सारे मुद्दों पर अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। और इस बीच आप देख सकते हैं बाजार फिर से मजबूत होता दिख रहा है। ददीप, मेरे ख्याल से के आसपास आ रहे हैं कि देख लेता हूँ जरा मैं एक बार। 22,073 का हाई है, लगभग वहीं पर पहुंचा। अभी 22,065-70 के लेवल के आसपास मैंने अभी देखे थे। तो रिकवरी अच्छी होती दिखी। हाँ देखो, एकदम पिछले कुछ मिनटों में अच्छी रिकवरी होती दिखी है। बैंक निफ्टी भी अब 46,700 के ऊपर निकलने की कोशिश करता दिख रहा है। 46,788 का आज का हाई हमने बनाया है, तो थोड़ी रिकवरी पिछले कुछ मिनटों में आती दिखी है। बिट कैप इंडेक्स अब डबल सेंचुरी मारता हुआ आपको दिखेगा, 200 अंक ऊपर अच्छी मजबूत होता दिखा है। और स्मॉल कैप शेयर ने लाल से अपना सर उठा के ग्रीन की तरफ किया है। एक पुल बैक आ रहा है, छोटा सा पुल बैक आता हुआ दिखा है। एक छोटा सा ब्रेक ले ले, छोटे पुल बैक में, छोटे पुल बैक में लेते हैं छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के उस पार हेमांग सर, मेहुल कोठरी साहब तैयार है अपनी शॉर्ट टर्म पिक के साथ। 10 की कमाई में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। बाजार स्टेबल है, 22,050 के आसपास निफ्टी पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं इस वक्त, और बैंक निफ्टी पर 46,700 के करीब। आइए, शॉर्ट टर्म पिक्स का वक्त है। मेहुल कोठारी साहब को पसंद आया है
बोरोसिल रिन्यूएबल्स, लेकिन ये है पोजिशनल पिक। मेहुल जी बताएंगे आप अपनी शॉर्ट टर्म पिक सर? मेहुल जी आप म्यूट पर हैं और जरा अनम्यूट करें, और एक बार जरा बोरोसिल के वापस से ना सर लेवल्स भी आप बताइए। बोरोसिल के लेवल हमारे कुछ गड़बड़ आ रहे हैं। 371 का प्राइस से स्टॉप लॉस 475 तो हो नहीं सकता, बताएं सर एक बार। 275 है स्टॉप लॉस? देखिए 523 का प्राइस है बोरोसिल रिन्यूएबल्स। ओके, हाँ, और 520 530 का प्राइस। स्टॉप लॉस उसका है 475 और 615 का टारगेट। ठीक है, चलिए बढ़िया है। अच्छा अब बताइए आप पोजिशनल पिक। जो शॉर्ट टर्म पिक है अनिल जी वो है जीएमएमपी फॉडलर 1230 के पास इसको खरीदना है। 1150 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1400 का टारगेट रहेगा। काफी बड़े करेक्शन के बाद लॉन्ग टर्म के डिमांड जोन पर आया है ये काउंटर। प्रीवियस मूव के 100% एक्सटेंशन से घूम रहा है। शॉर्ट टर्म चार्ट्स में अगर हम देखें तो आरएसआई का एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिला है। सो एक बाउंस का कैंडिडेट है जीएमएमपी फॉडलर, यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी फॉर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए आज से जीएमएमपी फॉडलर पर खरीदारी करने की राय, इस पर कोई कुणाल जी, राकेश जी आप भी अगर राय देना चाहें जीएमएमपी फॉडलर पर तो बताएं सर, दोनों में से आप में से किसी कोई राय? जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए ये राय नहीं है, लेकिन अनिल जी यादें हैं। मुझे याद पड़ता है अनिल जी, इसमें आपने एक प्रश्न किया था, ऐतिहासिक प्रश्न आपका ये था कि जीएमएम फॉडलर में पी कहां चला गया। तो अनिल जी वही प्रश्न अभी तक अनिल जी पी को हम लोग खोज रहे हैं, लेकिन अनिल जी बिल्कुल यादें ताजा कर दी आपने प्रश्न करके। आज गया नहीं, आज मिल गया पी, अलग से मिला है आज मेहुल जी के पास। जी बंसल जी। अनिल जी जब से मैंने वो जीएमएम फॉडलर मतलब कि बोलना सीखा मैंने बिना पी के, अनिल जी इतना तो पहले कंफ्यूजन रहा, जब से बोलना सीखा तब से स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ गया अनिल जी। तो बड़ी दुविधा और ट्रेजेडी हुई अनिल जी मेरे साथ ये। फिर तो ठीक है, फिर तो मेहुल जी जो पी फॉडलर बोल रहे वही ज्यादा ठीक है, कम से कम स्टॉक में तेजी बनी रहे। लेकिन मैं आज तक ये समझ नहीं पाया, अगर बिना पी लगाए फॉडलर से काम चल रहा है तो फॉडलर के आगे पी लगाना क्यों है? ये भी बात सही है। करेक्ट, हाँ, मतलब वो साइलेंट ही रखना है, लेकिन ऐसे ही है भाई साहब, इंग्लिश है ना। चलो बढ़िया है। जीएमएम फॉडलर ये है वो स्टॉक, 1150 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदना है आपको शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर, टारगेट 1400। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, आज तो सबसे ज्यादा अगर मैं किसी की इज्जत कर रहा हूँ पैनल में अनिल जी तो वो है मेहुल जी। अनिल जी उन्होंने फॉडलर के आगे पी लगा के अनिल जी ये जता दिया कि ये भी मतलब कि रूट्स के साथ जुड़े हुए अनिल जी, धरती के साथ जुड़े हुए हैं। मैं अकेला नहीं हूँ अनिल जी। तो अब तो मैं मतलब कि इनकी दिल से रिस्पेक्ट कर रहा हूँ अनिल जी। एकदम बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं वो मतलब है कंजाई कौन सा स्टॉक था? कंजाई नेरोले एशियन पेंट्स वैसा नहीं है मतलब। चलिए आइए बढ़ते आगे, और वक्त है एक और हमारी मार्केट आउटलुक सीरीज का। बाजार के जाने माने दिग्गज मीर वोरा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। मिहिर सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। होली की बिलेटेड शुभकामनाएं सर आपको, आपकी पूरी टीम और सारे इन्वेस्टर्स को भी, और अब तो आपके इन्वेस्टर्स को इसलिए भी विशेष शुभकामनाएं देनी है, आपका फ्लेक्सी कैप फंड खुल चुका है, अभी खुला हुआ है जहां तक मुझे याद है, राइट सर? 5 तारीख को एनएफओ खुल रहा है अनिल जी। 5 को खुल रहा है, और कब बंद होगा सर? 19 तारीख को। अरे वाह, तो सर आप 5 अप्रैल से लेके 19 अप्रैल तक के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकदम सही मौके पर आप फ्लेक्सी कैप फंड खोल रहे हैं, जिस समय बाजार में लोग सब थोड़े लाइफ में कंफ्यूज हैं, लार्ज कैप में पैसा लगाएं, स्मॉल कैप में लगाएं, मिड कैप में लगाएं। पहले तो सर समझाएं आपका ये फंड क्या किस तरह के ऑब्जेक्टिव के साथ खुल रहा है, किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा रहेगा? पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो, नमस्कार, एंड विश यू आल्सो बिलेटेड हैप्पी होली जी। तो ये फ्लेक्सी फंड हमने इसलिए पहले लॉन्च करने का डिसाइड किया क्योंकि सबसे पहले तो हम देखें तो अगर म्यूचुअल फंड की इक्विटी फंड्स की कैटेगरीज जो हैं उसमें फ्लेक्सी कैप कैटेगरी सबसे बड़ी कैटेगरी है। तो ऑब्वियसली जो हमारा फर्स्ट फंड होता
करेंगे वो सबसे बड़ी कैटेगरी में तो हमें होना ही पड़ेगा, तो ये एक बड़ा रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि जिस तरह से करंट मार्केट की पोजीशनिंग है, तो ऐसा लग रहा है कि हमें अक्रॉस द स्पेक्ट्रम देखना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने इकोनॉमी और मार्केट कैप का डिवीजन किया और देखा कि जो हाई ग्रोथ सेगमेंट्स कहाँ हैं, तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि काफी सारे जो सेगमेंट्स हैं जो नेक्स्ट 3-5 साल के लिए अच्छा ग्रो करेंगे, वो शायद मिड एंड स्मॉल कैप में भी काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो एक लार्ज कैप से हमें एक स्टेबिलिटी मिलती है और एक्सपोजर टू द इकोनॉमी मिलता है, और हायर ग्रोथ सेगमेंट में मिड एंड स्मॉल कैप में हमें एक्सपोजर मिलती है। इसलिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी हमने देखा कि एक बेस्ट सूटेड है जहां पे हम जो फंड मैनेजर हैं वो सिलेक्ट कर सकें बेस्ट पोर्टफोलियो कहां से बन सकता है। बिल्कुल। तो ये कैटेगरी इसलिए बेहतरीन है क्योंकि आपको लाइफ में कन्फ्यूजन रखने की ज़रूरत नहीं कि मैं लार्ज कैप में लगाऊं, मिड कैप में लगाऊं, स्मॉल कैप में लगाऊं। शोर बहुत होता है कि इधर लगाओ उधर लगाओ। तो बढ़िया है, मीर सर जैसे अनुभवी फंड मैनेजर है, उन्हें निश्चित निर्णय लेने दें कि किस वक्त कहाँ वेटेज ज़्यादा या कम होना चाहिए। चलिए सर, ये तो बात हुई फ्लेक्सी कैप फंड की जो आज के वक्त में एकदम परफेक्ट है, और आप भी अगर पैसा लगाना चाहते हो 5 अप्रैल से 19 अप्रैल तक ये NFO खुला रहेगा, और ट्रस्ट म्यूचुअल फंड का ज़रूर आप पैसा लगाएं। लेकिन मीर सर, एक सवाल जो लेना चाहता हूँ, मार्च के महीने में लोगों को डर बड़ा लगा है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों को लेकर, और पहली बार ढंग का साइजेबल करेक्शन आया है। तो क्या इस करेक्शन के बाद कुछ स्टॉक्स या फिर ये स्पेस आकर्षक हुई है पैसा लगाने के लिए, या अब भी थोड़ा सावधान रहना है? अनिल जी, मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि जो एक्सेसेस हुई हैं या जो फ्रॉथ बिल्डअप हम कहते हैं कि ज्यादा सट्टा हो चुका था, ज्यादा स्पेकुलेशन हो चुका था, वो लोअर मार्केट कैप में ज्यादा हुआ था। तो हम SME सेगमेंट देखे या माइक्रो कैप सेगमेंट देखे, माइक्रो कैप टिपिकली मैं कहूंगा 2000 करोड़ से नीचे का जो सेगमेंट है मार्केट कैप में, वो सेगमेंट है, वहां पे ज्यादा शायद स्पेकुलेटिव एक्टिविटी हुई थी। और उसमें भी मुझे लगता है कि जो लो फ्री फ्लोट वाले जो कई स्टॉक्स थे, कई स्टॉक्स हमने देखे जहां पे प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत ज्यादा है। PSUs में अगर देखें तो गवर्नमेंट की होल्डिंग काफी सारे स्टॉक्स में है जो 80-90% है, तो फ्री फ्लोट उसमें कम रहा है। वहां शायद रिटेल स्पेकुलेटिव फ्रेंजी ज्यादा हुई थी, तो वहां पे जो करेक्शन हुआ है मुझे लगता है कि जायज है, क्योंकि जो ज्यादा हो चुका, जास्तियां हो चुकी थी, एक्सेसेस हो चुकी थी, वहां पे थोड़ी करेक्शन आई है। बट ओवरऑल में अगर मार्केट कैप वाइज मैं देखूं तो मुझे लग रहा है कि लार्ज कैप जो पहले टॉप 100 स्टॉक्स हैं, वहां पे ऐसे कोई मुझे वैल्यूएशन इश्यू नहीं लग रही है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट्स की अर्निंग्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ 15% आएगी नेक्स्ट 2 साल में। तो ये हिसाब से मुझे मार्केट लार्ज कैप्स में जो टॉप 100 है वहां तो बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं लग रहा है। नेक्स्ट 150 स्टॉक्स मिड कैप होते हैं और 250 से ऑनवर्ड्स स्मॉल कैप होते हैं। मैं कहूंगा कि ये 250 के नीचे जितने स्टॉक्स है उसमें करीबन 600-700 स्टॉक्स रेलेवेंट है हमारे लिए एज एन इंस्टीट्यूशन। उसमें काफी चॉइस है और उसमें अभी भी स्टॉक पिकिंग की इनफ अपॉर्चुनिटीज हैं। शायद अगर ब्रॉड बेस में करूं, मैं हमेशा एक जनरल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, बट बीच में शायद जो 150 स्टॉक्स है वहां पे शायद एक कॉन्सेंट्रेटेड इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग होने की वजह से थोड़े वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हैं। अगर बट मैं देखूं लार्ज कैप टॉप 100 और 250 एंड बिलो में अभी भी स्टॉक पिकिंग की इनफ अपॉर्चुनिटीज है, मैं कहूंगा। परफेक्ट है। अब इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद के बाजार के डायरेक्शन पर आपसे राय लेना चाहता हूं। प्री इलेक्शन रैली वैसे तो थोड़ी बहुत बनी है, क्या कुछ और मजबूती आ सकती है इलेक्शन के पहले और बाद बाजार में? बाजार मेरे ख्याल से कोई मेजर सरप्राइजेस के लिए पोजीशन नहीं है इलेक्शन में। आई थिंक कंटिन्यूटी का ही माहौल बन रहा है, एटलीस्ट फ्रॉम द मार्केट सेंटीमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। और उसका फायदा ये हो सकता है कि जो करंट पॉलिसीज हैं, जहां हम ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने की बात कर रहे हैं, वो जो कंटिन्यूटी है वो रहेगी। तो मेरे ख्याल से इलेक्शन के पहले ऑलरेडी थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देख चुके हैं लास्ट 15-20 दिन में। जैसे हमने डिस्कस किया कि एक जो स्पेकुलेटिव फ्रेंजी थी वहां पे शायद एक ब्रेक लगी है, अच्छी बात है। एक पॉज लेने की हैबिट जो होती है बाजार की, वो हमेशा अच्छी होती है। और मुझे लगता है कि अगर इलेक्शन का रिजल्ट एज पर एक्सपेक्टेशन आया तो बिकॉज ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ बाजार अपने ट्रेंड पे वापस चलेगा। तो अर्निंग ग्रोथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। कुछ सेक्टर से आपसे राय लेना चाहता हूँ। डिफेंस एक सेक्टर ऐसा है जो लाइमलाइट में रहा है, अच्छा रिटर्न कई सारे स्टॉक्स में और इस सेक्टर में पूरा बना भी है। अब इस पर क्या व्यू है आपका?
डिफेंस पे तो मैं आपके साथ 1 घंटा डिस्कस कर सकता हूँ बहुत ही एक्साइटिंग सेगमेंट है। लेकिन अगर मैं 2 लाइन में अगर कहूँ तो जिस तरह से हमने एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन दिया है, उसकी वजह से एनीवे 2029 तक ऑलमोस्ट 3x हमने टारगेट लिए हुए हैं लोकल मैन्युफैक्चरिंग के। तो ये एक बड़ा क्लियर विजिबल है नेक्स्ट 5-7 साल के लिए कि गवर्नमेंट कह रही है प्राइवेट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को, कि आप लोकली बनाएं और मोर एंड मोर कंपोनेंट्स वी विल बैन फॉर इंपोर्ट। तो फोर्सिबली पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर डिफेंस कंपनीज को ये बनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट 4-5 साल का ग्रोथ रेट तो ऑलरेडी हमें दिख रहा है बिकॉज ऑफ दिस। दूसरी बात यह है कि बिकॉज हमने देखा है कि जब भी कोई इंडस्ट्री ओपन अप होती है और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करता है, और डिफेंस में पहली बार कर रहा है, इतने सालों से अलाउड नहीं था, तो एक इकोसिस्टम बन जाती है सप्लायर्स की, एफिशिएंसी की, मैन्युफैक्चरिंग की। हमने देखा है ऑटो एंसिलरीज में, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में जब मारुति आया था तो एक इकोसिस्टम सप्लायर का बना और हम ऑटो में कॉम्पिटिटिव हो गए, अब तो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। सिमिलरली फार्मास्यूटिकल्स में देखा, आईटी में देखा। तो मुझे लग रहा है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की इकोसिस्टम अब बन रही है और एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा पोटेंशियल आ सकता है 5 साल के बाद। और जब एक्सपोर्ट की बात करें तो वो तो लोकल जो हमारी प्रोक्योरमेंट है उससे बहुत बड़ी है। तो मेरे ख्याल से ये सेक्टर है, उसका रनवे जो है हम कहेंगे काफी लंबा है, और उसकी वजह से मैं अभी भी स्ट्रक्चरली पॉजिटिव हूं। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी तक तो सिर्फ डोमेस्टिक स्टोरी थी, अब एक्सपोर्ट की स्टोरी भी डिफेंस में बनने की तैयारी में, और यहाँ पर आप रहे हैं बुलिश। या रियल एस्टेट एक और सेक्टर है जिस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ, क्योंकि हर महीने हम देख रहे हैं रिकॉर्ड घरों की बिक्री हो रही, रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, स्पेशली मुंबई वगैरह जैसे बड़े शहरों में। बताएं सर, क्या व्यू है आपका? मेरा व्यू बहुत क्लियर है कि एक जो हम लॉन्ग टर्म थीम खेल रहे हैं इंडिया के लिए, वो फिजिकल एसेट क्रिएशन है। और फिजिकल एसेट में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी आ जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाता है, और रियल एस्टेट भी आ जाता है। इनफैक्ट रियल एस्टेट इज एज इंपॉर्टेंट एज द अदर टू। मुझे लग रहा है कि हमने ऑलमोस्ट 7-8 साल एक फ्लैट मार्केट देखा था, स्लगिश मार्केट देखा है, और पिछले 2 साल से हमने पिकअप देखा है। तो ये मैं कहूंगा बिगिनिंग ऑफ द साइकिल है। और हमने देखा है कि जिस तरह से डेमोग्राफिक्स हमारी मूव कर रही है, तो जो हाईएस्ट और अपर मिडिल क्लास सेगमेंट जो है, वहां उसकी पॉपुलेशन नेक्स्ट 7-8 साल में ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना होने की संभावना है बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफिक मूव। तो ये सब जो है हाई एंड कंजम्पशन की आइटम्स, इंक्लूडिंग रियल एस्टेट इन द अर्बन सेक्टर, वो एक बड़ा ग्रोथ सेगमेंट होने की उम्मीद है। अभी भी हम ग्रोथ देख रहे हैं, बट फ्यूचर में नेक्स्ट 5-7 साल भी देखें तो ये ग्रोथ रहेगा। तो मुझे लगता है कि जो लिस्टेड डेवलपर्स हैं एंड अनलिस्टेड में भी जो लार्ज डेवलपर्स हैं, ब्रांडेड डेवलपर्स हैं, उनको बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये जो अर्बनाइजेशन की थीम है प्लस राइजिंग इनकम लेवल्स की थीम है, तो एक प्रीमियम कंजम्पशन, प्रीमियम आइटम्स पे जो ग्रोथ आएगी वो कंटिन्यू रहेगी, और रियल एस्टेट इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक बात है। तो रियल एस्टेट एक और सेक्टर है जहां पर बेहद बुलिश है मीर सर। इसके अलावा मीर सर, कहां आपको और निवेश के मौके दिखते हैं? सो मैं कहूंगा एक हमारे लिए ब्रॉडली 3 थीम्स हैं। एक तो फिजिकल एसेट क्रिएशन की बात की हमने, जिसमें इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग और रियल एस्टेट आ जाता है। दूसरा है कंजम्पशन, और उसमें भी हाई एंड कंजम्पशन, जिसमें मैं रियल एस्टेट की जो बात करी हमने, और उसमें हाई एंड कार्स, ट्रैवल टूरिज्म, होटल, बाइक्स हाई एंड में, वो सारा रिटेलिंग वगैरह आ जाता है। एंड विद इन दैट अगेन डेमोग्राफिक्स का मैं देखूं तो एक फिनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैंकिंग तो उसमें आ ही जाता है, बट ऑल द अदर एंसिलरी सेक्टर्स लाइक इंश्योरेंस है, एसेट मैनेजमेंट है, वेल्थ मैनेजमेंट है, ब्रोकिंग हाउसेज है, कैपिटल मार्केटिंग है, जो फाइनेंशियलाइज ऑफ सेविंग्स जो एक्सीलरेट होगी, उससे ये सब सेगमेंट में भी काफी फायदा हो सकता है बैंकिंग के अलावा। और तीसरा मैं कहूंगा जो डिजिटाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन वाली कंपनीज है, जहां पे B2C मॉडल्स हैं, जहां पे नेटवर्क इफेक्ट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी को यूज करके बिजनेस बना रही है और एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल्स को डिस्टर्ब कर रही हैं। हमने 4-5 बड़े लिस्टिंग्स देखे लास्ट 3 साल में, और मुझे लगता है ये जो डिस्टर्बिव कंपनीज हैं, उनमें से भी और कंपनीज ज्यादा लिस्ट होंगी सेगमेंट में, और उसमें अपॉर्चुनिटीज अच्छी आती रहेंगी। तो इसके जरूर स्टडी करना चाहिए। ओके, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मीर सर, आपका समय देने के लिए और बाजार पर और सारे सेक्टर्स पर अपनी राय विस्तार से हमारे दर्शकों को बताने के लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। आइए बढ़ते आगे। हेमांग सर हैं तैयार बताने के लिए अपनी शॉर्ट टर्म पिक। बताएं सर। शॉर्ट टर्म पिक में मैंने चुना है रेडिको खेतान, जो कि एक स्पिरिट कंपनी है। प्राइस आगे रहेगा 1950,
दो कारण है इसके। एक कारण ये है कि जो रिसेंट क्वार्टरली नंबर्स आए थे उसमें उसकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट थी वो हाईएस्ट थी, ऑल टाइम हाई अबाउट 143 करोड़। दूसरा कारण यह है कि ये कंपनी के जो ब्रांड्स हैं जैसे कि जैसलमेर एंड कपल ऑफ मोर प्रोडक्ट्स जो उन्होंने लॉन्च किए वो टॉप कैटेगरी में आ चुके हैं, विच मीन्स कि उसकी जो ब्रांड वैल्यू है और लोगों की एक्सेप्टेंस है वो काफी बड़ी है, तो उसका फायदा कंपनी को बहुत बड़े पैमाने पे मिल सकता है। इट इज द हाईएस्ट ग्रोइंग स्पिरिट कंपनी इन इंडिया टुडे। तो ये एक शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से इसमें निवेश करना चाहिए। प्राइस टारगेट जैसा मैंने कहा लगभग 1950, 18% पोटेंशियल अपसाइड। ओके, तो ये है आपके लिए रेडी को खैतान 1950 के टारगेट के लिए करनी है शॉर्ट टर्म में खरीदारी। आइए विदा लेने का वक्त है, लेकिन विदा लेना है हमारे सभी एक्सपर्ट से, लेकिन मैं बता दूं कि मैं विदा नहीं ले रहा, मैं तो आपके साथ ही Yes, क्योंकि इस ब्रेक के बाद मधु कैला साहब आ रहे हैं और उनसे हम सीखेंगे वेल्थ क्रिएशन के मंत्र। तो थोड़ी देर में हमारे स्टूडियो में पहुंचने की तैयारी में उनसे जानेंगे कुछ बेहतरीन वेल्थ क्रिएशन आइडियाज। तब तक आइए एसपीएल के दोनों मेहमानों से विदा लेंगे, हेमांग सर और मेहुल कोठारी साहब, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब और जय ठाकर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू। हमारा साथ देने के लिए। दीप को इजाजत दीजिए, मैं आपके साथ हूँ लेकिन देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे इस शो का समापन। आइए, जय हिंद। Investment in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.